जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न जिला में। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, सीटेट का एडमिट कार्ड आ चुका है। मैंने शाम को कल इन्फॉर्म कर दिया है आपको, रात को 10 बजे की सीटेट का एडमिट कार्ड आ चुका है। मैंने पहले बताया था कि शाम को 5 बजे तक यह अपलोड हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि नहीं कारणवश थोड़ा सा लेट ज़रूर हुआ, लेकिन आ गया 10 बजे रात को। तो दोस्तों, अब आपको अपनी तैयारी को और तेज़ कर देना चाहिए, और जो आपने प्रीवियस ईयर वगैरह लगाए उनको एक बार फिर से लगा डालिए, रिवीजन कर डालिए जो अभी आपने पढ़ा है। नए के पीछे मत भागिएगा, नहीं पुराना भी ख़राब कर देंगे आप, याद रखिएगा। और 10% नया आ भी सकता है, तो 10% के अच्छा है कि आप अपना 90% पूरा तैयार करके चलें, और उससे क्वेश्चन वापस से उन्हीं से आएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना CDP का सेशन। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को, पहला ऑप्शन है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। मतलब क्या पुरस्कार देकर हम उनमें अवधारणात्मक चिंतन को यानी ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। या बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना। देखिए, हतोत्साहित करेंगे नहीं हम कभी बच्चों को। व्याख्यान के रूप में व्याख्या, छोटे बच्चों को लेक्चर मेथड यूज नहीं किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। जी हाँ, शिक्षार्थियों के साथ हमेशा शिक्षक को क्या करनी चाहिए? चर्चा करनी चाहिए। इससे उनके अंदर के जो भी विचार हैं वह उत्पन्न होंगे, और उनको वह जब बोलेंगे और समाज में और खुलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? मतलब सक्रियबद्धता का जो प्राथमिक विद्यालय की बात की जाए तो प्राथमिक विद्यालय देखिए 1 से 8 तक को आप, ये आपको प्राथमिक होता है पूरा। देखिए, प्राइमरी इसमें 1 से 5 होता है, उच्च प्राइमरी जो होता है आपका 6, 7, 8 होता है, और टोटल आपका क्या बनता है? प्राथमिक विद्यालय बनता है, याद रखिएगा। तो याद करना या प्रत्यास्मरण और सुनना, तो देखिए याद करना वैसे भी नेगेटिव है। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जी हाँ, देखिए शिक्षक का अनुकरण नकल तो बच्चे करते हैं, जी उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या सक्रियबद्धता की बात की गई, इससे सक्रियबद्धता की नहीं होगा, क्योंकि बच्चे उसमें सक्रिय कहाँ हैं? जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। देखिए, ये इसका सबसे अच्छा आंसर होगा। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, इसमें भी कोई सक्रियबद्धता नहीं आ रही है। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। बच्चे जब वाद विवाद में आएंगे या उनसे प्रश्न पूछा जाएगा तो वह, जैसे देखिए पिछले क्वेश्चन से या क्वेश्चन भी एक तरह से रिलेट है, इससे क्या होगा? उसमें सक्रियबद्धता आएगी। जब आप उनसे प्रश्न पूछेंगे तो वह क्या करेंगे? इससे और जल्दी तैयार होंगे। सारे बच्चे अपने विचार रखेंगे, और बच्चे वाद विवाद में भी इससे आगे आते हैं, और वाद विवाद में अपनी बातों को बच्चे रखते हैं। कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं, तो इसमें वाद विवाद होता है। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो कब बच्चे क्रिएटिव होते हैं? जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए होगा, या दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, या पुरस्कार के लिए। कब ऐसा होगा? तो ऐसा तब होगा जब बच्चे अपनी रुचि से आगे आएंगे, सृजनल होंगे, और किसी गतिविधि में भाग लेंगे। ओके, जब वह उनकी अपनी खुद की रुचि होगी, जब अपने अंदर से उनको होगा कि हमें पढ़ना है, हमें ये काम करना है, तो उसमें क्या होंगे? बच्चे सृजनशील होंगे और क्रिएटिव होंगे। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं, ये देखिए मल्टीलिंगुअल हैं अधिकांश कक्षाएं। इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन बहुत आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, ये आएगा ही आएगा कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी मल्टीलिंगुअल हैं, और इसे शिक्षक के द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। परेशानी के रूप में आप देखेंगे नहीं, इसे शिक्षक परेशानी के रूप में नहीं देखेगा, समस्या के रूप में नहीं है। शिक्षक के लिए समस्या नहीं है, ना ही बाधा है। यह शिक्षक के लिए क्या है? एक संसाधन के रूप में देखेगा इसे शिक्षक। किसके रूप में? संसाधक के रूप में। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या होती हैं? बच्चों को कमज़ोर तथा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर प्रदान करती नहीं।
शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं या उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। जी हाँ, मैंने आपको देखिए पिछली कक्षाओं में जो क्वेश्चन कराए उसमें भी यह आया है, तो यह भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन सीटेट में पूरे के पूरे ये मान के चलिए प्रीवियस ईयर से एज इट इज कॉपी होते हैं, हल्का फुल्का चेंजेस करके उनको डाल दिया जाता है। पिछले ये इस जनवरी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ऐसा ही था। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, नहीं इसका रॉन्ग आंसर है ये। राइट आंसर जो है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। जी हाँ, जो उनकी गलतियाँ होंगी, देखिए जब आपको यह पता चल जाएगा, डायग्नोस हो जाएगा कि गलतियाँ कहाँ की है, तो आप उसका उपचार कर सकते हैं। इसलिए क्या यह शिक्षक के लिए एक क्या होगा, अवसर है जिससे वह उनकी गलतियों को सही करा सकते हैं और उन्हें सही चीज़ें बताकर उन्हें आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित कर सकते हैं। सीखने में, उनके ज्ञान में आप प्रोत्साहन कर सकते हैं या उनका ज्ञान बढ़ा सकते हैं। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय, देखिए यहाँ सक्रिय आ गया ना, सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है, इसका देखिए समझिए पूछा क्या गया है कि बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है। ये नन्हे वैज्ञानिक याद रखिएगा किसने कहा है, तो जिन प्याजे कहते हैं बच्चे क्या हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, इन्हें नन्हे वैज्ञानिक माना है और बच्चे जन्म से ही क्रियाशील होते हैं। जिन प्याजे क्या कहते हैं, बच्चे जन्म से ही क्रियाशील होते हैं। इनके अनुसार बच्चे जो होते हैं सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो जिन प्याजे के अनुसार क्या है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, ये देखिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बात की गई है। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, आप छोटे बच्चों को नैतिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ बच्चों को नैतिक शिक्षा देना का अर्थ नहीं होगा। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वह अपने सिद्धांत स्वयं डेवलप कर लेते हैं। वह उन्हें रटाना या केवल जो शिक्षक कर रहा है उसी पे ध्यान देना, उसी के अनुसार कार्य करने के लिए नहीं कहा जाता है कि 100% मतलब फॉलो नहीं करता है बच्चा कभी, ये बात सत्य है। तो बच्चों के व्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। जी हाँ, बच्चे करके सीखते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे एनवायरनमेंट में क्या है, एनवायरनमेंट के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें कहते हैं कि एक छोटा सा पौधा लगाइए और उसकी देखभाल आप स्वयं करिए। तो बच्चे उससे क्या होंगे, सक्रिय भागीदारी होगा और एनवायरनमेंट के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ेगी, जिससे वह एक्टिव होंगे। और तो यह बहुत ही अच्छा होता है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बच्चों की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, नहीं आप पूर्ण रूप से स्वतंत्रता भी बच्चों को नहीं देंगे, ये भी है। नेक्स्ट है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। जो जटिल परिस्थिति होती है उनको संसाधित करने में कैसे शिक्षक बच्चों की सहायता करता है, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। तो यह निगेटिव होता है, देखिए हर बार पुरस्कार देंगे, प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं दिया जाता है बच्चों को। कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखेंगे, नहीं। फैसिलिटेटर का जो यूज होता है टीचर का, वह एक फैसिलिटेटर होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी सहायता नहीं देंगे, ऐसा होगा नहीं। स्कैप फोल्डिंग वगैरह आपने पढ़ रखा है, तो कैसे आप सहायता नहीं देंगे। उस पर एक भाषण देकर आप छोटे बच्चों को कभी भी लेक्चर तो यूज करेंगे नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर हम यह कार्य कर सकते हैं, जटिल परिस्थितियों को संशोधित कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि बच्चों को आपने गणित की परिकल्पना सिखाई है और क्या कराया है, आपने मान लीजिए उसको पहले जोड़ सिखाया है, तो आपने कैसे सिखाया, 2 + 2 4 सिखाया है। लेकिन अब आगे आप टेबल सिखाना चाहते हैं तो 2 × 2 करके सिखाएंगे। जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें आप और क्या जोड़ेंगे, 2 × 3 जोड़ेंगे। तो आप इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले क्या कर सकते हैं आप, पहले आप 2 + 2 दिखाएंगे, उससे 4, फिर उसे 4 के आगे और +2 जोड़ने को कहेंगे। तो आप इसे क्या कहेंगे, लाइन से स्टेप बाय स्टेप भी आप काम को सिखा सकते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके। ज़रूरी नहीं कि एक साथ ही उस कार्य को किया जाए।
शिक्षार्थियों में यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। यह कैसा माना जाएगा? अच्छा माना जाएगा या अच्छा माना जाएगा क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल होगा। केवल इसलिए अच्छा माना जाएगा? नहीं, क्योंकि एज इट इज कोई भी वापस उसी तरह से नहीं कर सकता। एक प्रभावी आकलन युक्ति है। थर्ड है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। जी हाँ, क्योंकि ज्यों का त्यों ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको सुनेगा, कोई भी किसी शिक्षक को सुनेगा और जो ज्ञान शिक्षक बताएगा उसको ज्यों का त्यों पुनः उसी रूप में प्रस्तुत कर देगा, ऐसा नहीं। क्योंकि सबकी क्या होती है, अपनी लैंग्वेज होती है और सब उसे अपनी भाषा में, देखो ग्रहण जो स्टूडेंट होगा वो अपनी ही भाषा में करेगा, उसे जैसा समझ में आएगा उस रूप में ग्रहण करेगा। आप कितना भी समझा लीजिए, 100% कोई भी एज इट इज कॉपी नहीं करता है। तो क्या होगा, यह समस्यात्मक है कि आप पुनः प्रस्तुत कर देगा बच्चे से, अगर यह सोच रहे हैं तो यह समस्यात्मक है, ऐसा नहीं होगा। वह अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र कैसा होगा? बेहतर होता है, स्थिर होता है, अवनत होता है या समान रहता है? तो जाहिर बात है, शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या में चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उनका अवसर जो होता है वह बेहतर होता है। सीखने का जो चक्र होगा वो बेहतर होगा, क्योंकि उस पर क्या होगा, चर्चा होगा, सब अपने विचार को रखेंगे और इससे क्या होगा, नया ज्ञान का भंडार भी उनके पास होगा। और सभी का जितने हो सकता है, हमारी सोच अलग हो, आपकी अलग हो, हमारे पास उस सब में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्ञान अलग हो, आपका अलग हो, तो इससे ज्ञान का भी विस्तार होता है। तो क्या होगा, बेहतर होता है, इससे अवसर प्रदान करने से बेहतर होगा। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। मतलब विकास डेवलपमेंट की जो रफ्तार होती है वह एक दूसरे की भिन्न होती है सब व्यक्तियों की। ऐसा नहीं कि आपका डेवलपमेंट और सामने वाला डेवलपमेंट एक तरह का होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एड़ी से चोटी की ओर अव्यवस्थित या प्रत्याशित एक क्रमबद्धता और व्यवस्थित होगा। तो किस अनुगमन को प्रस्तुत करती है यह चीज़? तो यह क्रमबद्धता और व्यवस्थित को प्रदर्शित करती है। विकास में क्या होता है, विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। तो यह राइट आंसर क्या होगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। नेक्स्ट होगा कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? इनमें से कौन सा एक विकास के लिए उचित है, डेवलपमेंट के लिए उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। देखिए, विकास जो होता है जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है, गर्भ से, वुम्ब टू टूम्ब प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसा तो कहेंगे नहीं कि ये मतलब विकास जन्म के साथ प्रारंभ होगा, जबकि जन्म से पहले गर्भावस्था के दौरान ही प्रारंभ हो चुका होता है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। विकास एकल आयामी है, ये भी नहीं होगा। विकास एकल आयामी नहीं, विकास पृथक होता है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप होता है सब में, तो ये भी नहीं होगा। विकास क्या होगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। बात सत्य है, क्योंकि बच्चे सबसे पहले क्या होता है, बच्चे के लिए समाज सबसे पहले क्या होगा, परिवार भूमिका निभाता है। आसपास का पड़ोस होता है, उसकी पहली पाठशाला भी कौन होती है, परिवार होती है। और बच्चे नैतिकता का जो भाव सीखते हैं वह कहाँ सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं। मैंने आपको सीटेट में आपको ईवीएस की पेडागॉजी में ये चीज़ पढ़ाया है, तो पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है और फिर से आएगा, रिपीट होगा। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, मतलब एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न क्यों होता है, यह क्वेश्चन में दिया गया। वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उसको माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो देखिए, हाँ, ये सब कारण हैं, लेकिन मेन कारण जो है दोनों इसमें देखिए आ जाएगा कि वंशानुक्रम भी होता है, मतलब हेरिडिटी का भी रोल होता है और एनवायरनमेंट का भी रोल होता है। दोनों के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही यह क्या होता है, एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है व्यक्तियों में। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार डैश की भूमिका निभाता है। किस चीज़ की भूमिका निभाता है बच्चे के सामाजिकरण में परिवार?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कब महत्वपूर्ण है, रोमांचकारी है, मुख्य है या गौण है? तो बच्चे की सामाजिकरण में परिवार क्या होता है? मुख्य भूमिका निभाता है। कैसी भूमिका निभाता है? मुख्य भूमिका निभाता है। मैंने आपको बताया था ना कि बच्चे की प्रथम पाठशाला जो है वो भी आपकी क्या है? परिवार ही है। बच्चे की प्रथम पाठशाला भी आपकी परिवार ही, याद रखिएगा। तो बच्चे की जो सामाजिकरण में भूमिका निभाता है मुख्य, वो क्या है? आपका परिवार है। सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? इसमें से कौन सही मिलान कर रहा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, ये आपका पहला होगा कि औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनापरक खेल या शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, या पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। तो याद रखिएगा इसमें स्टेजेस हैं। कैसे? 0 से संवेदनात्मक गामक अवस्था यानी शैशवावस्था होता है। उसमें क्या होता है? बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 4 अवस्थाओं में देखिए बांटा है। इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं आपका ये देखिए सही होगा। इसमें क्या होगा? वर्गीकरण करने की योग्यता होती है। देख कर क्या कर सकता है बच्चा? वर्गीकरण कर सकता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये कब से होती है? 7 से 11 वर्ष तक होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था देखिए इसमें क्या होता है, या औपचारिक है, इसमें बिना देखे भी मतलब आप तार्किक रूप से चिंतन कर सकते हैं, समस्या समाधान के बौद्धिक रूप को आप प्रदर्शित कर सकते हैं और क्षमता का विकास होता है। तो इसमें ये नहीं होगा क्योंकि यह प्रारंभ नहीं होता अनुकरण। इसमें शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। देखिए शैशवावस्था जो होती है आपकी 2 से 7 होती है, औपचारिक वाली आपकी 11 के बाद होती है, और ये शैशवावस्था आपकी होती है जन्म से 2 वर्ष होती है। इसमें क्या करता है बच्चा? वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है और जैविक क्रियाओं को अपनाता है। तो यहाँ तर्क की बात नहीं आती है, तो ये भी आपका क्या होगा? गलत होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये आपकी पूर्व यानी 2 से 7 वर्ष है। ये कब है? आपकी 2 से 7 वर्ष है। इसमें निगमनात्मक विचार नहीं होता है पूर्व संक्रियात्मक व्यवस्था में। इसमें क्या होता है? बच्चे बालक क्या, क्यों, कैसे, इन सब को प्रश्न को करते हैं। इसलिए पियाजे ने इस अवस्था को ही खोज की अवस्था कहा है। याद रखिएगा इसको खोज की अवस्था कहा गया है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था को बच्चे बार बार पूछते हैं ना, या क्यों, कैसे होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह कब से होती है? आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यह होती है आपकी 7 से 11 वर्ष में। इसमें क्या होता है? इसमें बालक का बौद्धिक विकास जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब इसमें करने लगता है। साधारण वर्गीकरण की प्रक्रिया इसमें अपनाता है। तार्किक चिंतन भी इसी में होता है। इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। जिन पियाजे के अनुसार यहाँ चारों अवस्थाएं दी हुई थी। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। मतलब यह कौन सी समझ को प्रदर्शित हो रहा है जब वह यह कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं? प्रतीकात्मक विचार है, अहम केंद्रित विचार है, विपर्य चिंतन है, या कार्य कारण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह आपका होगा कार्य कारण। बच्चे की यह समझ कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित करती है कि धूप में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। कार्य का संबंध है इससे, धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं उस संबंध को वह देखती है। तो यह क्या है? कार्य कारण है। धूप के कारण ही क्या कार्य हो रहा है? कपड़े का सूख जाना। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय डैश के। किस में भिन्न होता है बजाय डैश के? मात्रा में प्रकार के, या आकार का मूर्तपरकता से, या प्रकार का मात्रा में यानी और आकार का किस में? यानी पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय के मात्रा के भिन्न होने से। यानी मात्रा में ज़्यादा नहीं होगा बल्कि प्रकार में भिन्न होगा। उनका चिंतन अलग प्रकार से होगा बड़ों के अपेक्षाकृत। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता का उदाहरण निम्न में से कौन सा है?
अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना आधारभूत सहायता का उदाहरण होता है। क्या होगा? शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए हमें भाषण देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी कार्य करने की चेतना को प्रोत्साहित किया जाता है। क्या करता है? विद्यार्थियों में इससे कार्य करने की चेतना उनमें प्रोत्साहित होती है। जब उन्हें प्रेरित करेंगे, हम भाषण ऐसा देंगे ऐसा कि जिससे वह ऐसी कहानियाँ सुना सकते हैं जिससे वह प्रोत्साहित हो सकें। तो आधारभूत सहायता का उदाहरण क्या है कि शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना चाहिए। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की, देखिए जिन प्याजे वाइगोत्स्की, नोम चॉम्स्की हो गया या आपका उधर कोहलर वगैरह हो गए, इन सब से क्वेश्चन बहुत आता है। स्किनर हो गया, पावलोव हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। इनसे एक एक क्वेश्चन आता है और पूरी 30 में से 30 आप पा जाते हैं आराम से। 30 में से 25-26 क्वेश्चन तो आप आराम से टैकल कर लेंगे अगर आप पूर्व आई हुई थ्योरियों पर कॉन्सेप्ट पे ही जाएंगे तब भी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है या परिपक्व होने पर अनुकरण करने से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। तो प्रथम सामाजिक कारक और द्वितीय भाषा। देखिए जो वाइगोत्स्की कहते हैं वह क्या कहते हैं कि सामाजिक कारकों के अंतर्गत बच्चों का वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया होता है। तो किससे सीखते हैं? बच्चों के साथ वयस्कों और समवयस्कों की क्रिया से। तथा भाषा का विकास भी इसी कारक पर निर्भर करता है। तो बच्चे कैसे सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया कर, यानी अपने से वयस्क और अपने जो बराबर के होते हैं उनसे क्रिया कर परस्पर बच्चे क्या होते हैं? सीखते हैं। और दोनों मतलब वयस्क और समवयस्क जो संज्ञानात्मक शक्तियों का जो मुख्य कारक उन्होंने बताया है वाइगोत्स्की ने, वो यही है कि बच्चे अपने वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया कर सीखते हैं। नेक्स्ट कोलबर्ग। देखिए कोलबर्ग वगैरह भी बहुत आया हुआ है। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किया है, क्या प्रस्तुत किया है कोलबर्ग ने? आप देखा जाए तो संज्ञानात्मक विकास के चरण प्रस्तुत किया है, या शारीरिक विकास के चरण, या संवेगात्मक या नैतिक विकास ने। तो कोलबर्ग किस पे बात करते हैं? कोलबर्ग आपके बात करते हैं नैतिक विकास पर। लॉरेंस कोलबर्ग इनका पूरा नाम है और नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। याद रखिएगा, लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने 3 प्रमुख चरणों को बताया है, जिसमें पूर्व परंपरागत स्तर है और परंपरागत स्तर है। लास्ट है आपका थर्ड उत्तर रूढ़िगत स्तर है। पूर्व परंपरागत और उत्तर रूढ़िगत स्तर। इन्होंने मनोवैज्ञानिक की इन तीनों चरणों का उल्लेख किया है। नैतिक चरण की बात की गई लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बालक केंद्रीय कक्ष को प्रदर्शित करती है? चाइल्ड सेंटर की बात कर रहा है। कौन सी स्थिति इसमें चाइल्ड सेंटर की बात करती है? एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने के लिए, लेकिन रोट के लिए तो करना ही है। रोट लर्निंग नेगेटिव में जाएगा, इसको आंसर आपको लगाना ही नहीं है। एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन नहीं, संसाधन तो है पाठ्यपुस्तक एक, लेकिन केवल एकमात्र संसाधन नहीं है, संसाधन बहुत सारे होंगे। TLMs वगैरह जितने आप यूज करते हैं सब आपका संसाधन में ही आता है, याद रखिएगा। जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, तो एकमात्र संसाधन के कारण ही क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे होते हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाती है, तो यह आपका राइट हो सकता है। नेक्स्ट भी देख लीजिए कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है, नहीं, इससे क्या होगा? वह आंतरिक रूप से प्रोत्साहित नहीं होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं, मतलब कई समूहों में उनको बांट दिया गया है और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो यह क्या है? यह आपका सबसे सही होगा। यह क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है। या वृद्धि क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 2 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं आपके हर सेट में। वृद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जाति विचार है, दूसरों का अनुकरण करने की योग्यता है, यह एक विशिष्ट योग्यता है। तो यहाँ बुद्धि की बात की गई है। इंटेलिजेंस क्या है? बुद्धि एक प्रकार की देखिए मानसिक क्षमता होती है, याद रखिएगा। बुद्धि जिसके द्वारा किए गए कार्य को सहजतापूर्वक किया जा सकता है।
अतः बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। आपका हावर्ड गार्डनर ने दिया भी है ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो क्या है बुद्धि? क्या है? आपका सामर्थ्यों का एक समुच्चय है बुद्धि। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है आपको हावर्ड गार्डनर ने। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल क्या है? मतलब ऐसा काल जिसमें भाषा सबसे अधिक विकास होती है। कम महत्वपूर्ण होता है, अहम महत्वपूर्ण होता है। मतलब भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल महत्वपूर्ण होता है या नहीं होता है, कम होता है, अति संवेदनशील होता है या निरपेक्ष होता है? तो यह अति संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि प्रारंभिक बचपन में सीखी गई बात स्थिर स्मृति पलट पर छाप जाती है, जो लंबे समय तक याद रहती है। यानी जो प्रारंभिक बचपन में बच्चा सीखता है वह उससे बहुत ही लंबे समय तक याद रहती है। तो इसमें क्या होता है? भाषा के संबंध में अत्यधिक ध्यानपूर्ण रखा जाता है, ध्यानपूर्वक ज्ञान कराया जाता है। इसमें भाषा विकास सबसे महत्वपूर्ण होती है। अति संवेदनशील काल माना गया भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल। एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यहाँ पे देखिए स्टीरियोटाइप की बात की गई है, जेंडर भेदभाव की बात की गई है यहाँ पे, रूढ़िबद्धता की। तो क्या होगा? जाति भेदभाव का परिचायक है क्या? यहाँ जाति की बात नहीं हो रही है, तो जाति भेदभाव के इसमें परिचायक की बात नहीं। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, नहीं, इसमें अच्छा उदाहरण कैसे होगा? यहाँ तो हम जेंडर स्टीरियोटाइप की बात कर रहे हैं ना, तो यह निगेटिव होगा। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रस्तुत करता है। जी हाँ, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध भावना को प्रस्तुत किया जा रहा है। लड़कियों और लड़कों की जीवन वैज्ञानिक महत्ता को उजागर किया जा रहा है, नहीं। जेंडर स्टीरियोटाइप भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। जेंडर स्टीरियोटाइप से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, हर सेट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन। बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकरण करने की एक अच्छी रणनीति है क्या आकलन? आकलन करना, बच्चों को लेबल करना। तो बच्चों का लेबलाइजेशन हम कभी नहीं करते हैं, ना ही वर्गीकरण। तो यह क्या होगा? निगेटिव होगा। बच्चों को प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, नहीं। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा नहीं देंगे। यहाँ क्या होगा कि इसमें देखिए क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है प्रतियोगितात्मक, इसमें कई प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि आप नीचे जाएंगे तो सीखने में सुधार का एक तरीका है आकलन करना। तो जी हाँ, बच्चे को सीखने में सुधार का एक तरीका भी हो सकता है आकलन करना, या यहाँ पे देखेंगे तो राइट आंसर यही होगा। क्योंकि हो सकता है हम पता कर सकते हैं, बच्चों को डायग्नोस करेंगे कहाँ उसकी कमी आ रही है। और आकलन जब करेंगे, देखिए आकलन तो करना ही नहीं, पहली बात ऐसे आपको निगेटिव फॉर्म में। प्रतियोगिता अगर आपका पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे आप प्रतियोगिता भी लगा सकते हैं। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, ये तो देखिए निगेटिव, ये भी निगेटिव है। आप बी और डी में ही आंसर लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो सीटेट ने माना था वह यह माना था कि बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, ये नहीं यहाँ पॉजिटिव रूप में लिया था। लेकिन इसका जो सही पैडागॉजी के हिसाब से देखिए राइट आंसर होना चाहिए, वह होगा कि सीखने में सुधार का एक तरीका होगा। एक तरीका भी है, सीखने में सुधार भी हम कर सकते हैं। इससे कहाँ कमी रह गई और उसे सुधार करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सीटेट ने इसका राइट आंसर बी माना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यानी यहाँ सेग्रीगेशन की बात की जा रही है, तो ये क्या होगा? गलत होगा। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, ऐसा हम कभी कहेंगे ही नहीं। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जी हाँ, देखिए सभी बच्चे, चाहे जैसे बच्चे हों, चाहे वो दिव्यांग हो या नॉर्मल बच्चे हैं, समावेशी शिक्षा बात ही इस पर करती है कि नियमित विद्यालय में सभी को एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए, मतलब जो वंचित भूमि की पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, मतलब जो वंचित रह गए हैं शिक्षा से, उनके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे देंगे तो क्या इससे सुधार हो जाएगा? नहीं, गलत होगा।
उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। जी हाँ, ऐसा तो करेंगे। ये देखिए पॉजिटिव है। अभी उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, ये कभी नहीं करेंगे। उन्हें हम कक्षा में कभी अलग तो बैठाएंगे ही नहीं। नेक्स्ट है उन पर ध्यान ना दें, तो ये भी निगेटिव हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाएंगे जो कि वंचित वर्ग है, और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करेंगे, जिससे उनका भी विकास हो सकेगा और वो भी सब सीख सकेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निरोगता की पहचान करता है। ऐसा कौन सा व्यवहार है जो बच्चे की अधिगम निरोगता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी की जो बात करता है, लर्निंग निरोगता है, वह किस कारण से अधिगम में निर्योग्य है। मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी मूड स्विंग होगा, या अपमानजनक व्यवहार होगा, या शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना और शब्दों को सही तरह से ना लिख पाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अधिगम निरोगता का कारण क्या हो सकता है कि वो सही तरह से हो सकता है शब्दों को ना समझ पा रहा हो, ना ही लिख पा रहा हो। नेक्स्ट है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है यानी लो विजन है, आंशिक रूप से वह देख सकता है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, पहला होगा। या फिर उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसे किसी काम नहीं आएगी उसकी शिक्षा, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, या विशेष प्रावधान करने हेतु उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। जी हाँ, विशेष प्रावधान करते होते यानी उसके लिए विशेष प्रावधान क्या करेंगे कि उसे हम रो में आगे बैठाएंगे, क्योंकि वह किसका है, आंशिक रूप से देख सकता है, लो विजन का बच्चा है, उसे आंशिक रूप से दिखता है। उससे हम क्या करेंगे, कक्षा में आगे बैठाएंगे, थोड़ा सा उस पर ध्यान अधिक दिया जाना चाहिए क्योंकि वह विशेष बच्चा है। तो विशेष प्रावधान करते हुए हम उसे नियमित विद्यालय में रखेंगे। नेक्स्ट है सीखना। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, या सीखने वाले के संयोगों से स्वतंत्र है, या सीखने वालों को संयोगों से प्रभावित होता है। जी हाँ, सीखना सीखने वाले के संयोगों से प्रभावित होता है, यानी इमोशंस से सीखना, लर्निंग का प्रभाव पड़ता है इमोशन से लर्निंग पर प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। इमोशन जो आपका है यह आपकी लर्निंग पर प्रभाव डालती है, तो इमोशन का लर्निंग से प्रभाव पड़ता है, इमोशन पे आपका इमोशन जैसा होगा उस कारण से आपके लर्निंग पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तक आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं या आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और इसके आगे हम अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं कि लेव वाइगोत्स्की। देखिए वाइगोत्स्की वगैरह से क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात की गई है कि दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, उसी की बात की गई है। समाज संरचना सिद्धांत यहाँ लिखा गया उसी को, कि कौन सी विधि को वरीयता देंगे, सहयोगी प्रोजेक्ट को देंगे, मानकीकृत परीक्षण को देंगे, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, या वस्तुपरक बहुविकल्पित प्रकार के प्रश्नों को हम मान्यता देंगे। तो लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच और व्यवहार को निरंतर क्या करता है, बदलाव करता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया कहाँ, सामाजिक सांस्कृतिक की बात हो रही, जहाँ सहयोगी प्रोजेक्ट हो गए यानी सहायता करेंगे, इसमें समाज रहेगा एक दूसरे की, हम क्या करेंगे, सहायता करेंगे, तो सहयोगी प्रोजेक्ट की बात होगी। राइट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके का उपयोग करना चाहिए, या बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करने और उनको नामित करेंगे। सेग्रीगेशन तो कभी करेंगे नहीं, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, या विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम, तो कभी कठोर नियम लागू नहीं करेंगे।
इसका राइट आंसर आप लगाएंगे बच्चों से हम बातचीत करेंगे और उनके दृष्टिकोण को भी मान्यता देंगे, मतलब उनकी बातों पर भी ध्यान देंगे, उनकी बातों को और विचारों को भी आप सुनेंगे उनसे बातचीत करके। तो इससे क्या होगा, उनकी विभिन्नताओं से निपटने के लिए आपके लिए यह सहायक होगा। आकलन क्या है? आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। आकलन कब उद्देश्यपूर्ण होगा? इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। अगर भय और तनाव का संचार होगा विद्यार्थियों में, तो क्या आकलन कभी आपका उद्देश्यपूर्ण होगा? नहीं होगा। इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त होता है क्या आकलन से? यह केवल एक वर्ष के अंत में होना चाहिए या विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन? कभी हम तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करेंगे, वर्ष में एक बार की बात है। तो आकलन क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। CCE पैटर्न की हम जो बात करते हैं, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन की बात करते, इवैल्यूएशन की हम बात करते हैं CCE की, तो यह भी नहीं होगा। आकलन क्या होगा? इससे क्या होगा? फीडबैक के रूप में प्राप्त होगा, विद्यार्थियों शिक्षकों की प्रतिपुष्टि की फीडबैक के रूप में प्राप्त होगा जब, तो वह आकलन क्या होगा? उद्देश्यपूर्ण होगा। और यह पढ़ाई के साथ साथ ही चलना चाहिए, ना कि साल में या 6 महीने में एक बार कर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, सत्तावादी होगा, अधिनायकवादी होगा, अनुमति परक होगा या सुविधादाता होगा, यानी फैसिलिटेटर। मैंने आपको बताया था क्या होगा, फैसिलिटेटर की भूमिका हमेशा शिक्षक निभाता है। तो NCF भी इस बात को कहता है कि शिक्षक क्या होगा? फैसिलिटेटर के रूप में सुविधा यानी भूमिका निभाएगा। किसमें? सुविधादाता के रूप में भूमिका निभाएगा शिक्षक एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम को क्या होती हैं? मतलब अनुसंधान क्या सिखाते हैं कि एक विविध कक्षा में जहां अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे, विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं क्या होंगी? महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं बच्चों के अधिगम पे, या एकमात्र निर्धारक होती हैं, या के साथ संबंधित नहीं मानी जाती, मतलब कोई संबंध नहीं है इसका, या फिर पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो इस पर बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव छोड़ती हैं, महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। क्योंकि जो होता है कक्षा में किया गया कार्य जो होता है वह क्या होता है? महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, इसलिए क्या होगा? महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। ऐसे बच्चों को जिसके अंदर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। एक काल्पनिक लक्ष्य है या जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक होगा क्या? ये विद्यालयों पर भार बढ़ेगा? तो जी नहीं। इसके क्या होगा? शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, यह आपकी समावेशी शिक्षा में बात कही गई है कि इसमें समावेशी शिक्षा, तो इंक्लूसिव एजुकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे 5 क्वेश्चन कहा जाता है कि आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिया है इंक्लूसिव एजुकेशन। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ावा देती है। यह कथन क्या होगा? क्या यह कथन गलत होगा? जी नहीं। गलत कैसे होगा? सही होगा, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो जी हाँ, यह सही होगा, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से भी कई प्रकार के कौशल सीखते हैं। सभी अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए होते हैं और यह अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को बढ़ावा देती है। इससे बालक जो होते हैं वह कई प्रकार के कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनने में असमर्थ बच्चा, यानी एक ऐसा बच्चा जो हियरिंग इम्पेयर्ड होगा या सुनने में असमर्थ होगा, उसके साथ क्या करेंगे? श्रवण असमर्थता वाले बच्चों को विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो सेग्रीगेशन की बात नहीं करता है आपका कौन? इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यह आपका गलत होगा इसमें। दूसरा होगा केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा, यह भी आपका निगेटिव होगा। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। तो जी हाँ, वह बहुत अच्छा कर सकता है उसे, अगर उसे हियरिंग इम्पेयरमेंट वगैरह यानी श्रवण यंत्र वगैरह दिया जाए तो वह अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, यह भी क्या होगा? गलत होगा।
तो याद रखिएगा, अगर उसने मतलब श्रवण यंत्र वगैरह दे के थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर उसे अगर नियमित विद्यालय में रखा जाएगा तो वह एक अच्छा प्रदर्शन करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावना शिक्षार्थी की है? कौन सी इसमें विशेषता पूछी गई है? वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, या यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। यहाँ देखिए, प्रतिभावान यानी जिसमें स्किल ज़्यादा होती है, ऐसे विद्यार्थियों में अगर क्या होगा, चुनौतीपूर्ण कक्षा नहीं होगी, उसकी कक्षा में प्रश्न जो होंगे चुनौतीपूर्ण नहीं होंगे, तो वह क्या होगा, वहाँ पर उबेगा और उसका मन नहीं लगेगा। तो यह क्या होगा, या इसका राइट आंसर होगा बी। उसके लिए क्या होना चाहिए, थोड़ा क्रिएटिविटी होनी चाहिए, थोड़ा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी उसके लिए होने चाहिए। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। यानी प्राथमिक कक्षा की बात की जा रही है, उसमें अब अधिगम को प्रभावी बना सकती है, बढ़ा सकती है। कैसे? अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के पुरस्कार देकर। देखिए, पुरस्कार देना अच्छी बात है, लेकिन छोटी छोटी उपलब्धियों पे हर बात पे पुरस्कार देंगे तो वह केवल बच्चे पुरस्कार के लिए ही काम करेंगे, तो यह निगेटिव होगा। ड्रिल और अभ्यास से, क्या केवल ड्रिल और अभ्यास से ही हम प्रभावी अधिगम कर सकते हैं? नहीं। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करके। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि सीटेट में खुद विरोधाभास है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को इसको गलत माना गया, वहाँ पे उसको सही मान लिया गया था, लेकिन उसका राइट आंसर डी ही होगा, जो मैंने बताया था पीछे इसको एक क्वेश्चन। प्रतियोगिता की भावना को हम कभी भी प्रोत्साहित नहीं करते हैं। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। जी हाँ, आप प्रभावी अधिगम को तभी बढ़ा सकते हैं जब विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करेंगे। इससे बच्चे में क्या होगी, रुचि उत्पन्न होगी। जैसे मैथ को क्या होगा, आप उसके जीवन से जोड़िए। बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को कहना चाहिए कि आप भी मार्केट में जाएं अपने माता पिता को साथ, या फिर आप खुद एक बार उसे मार्केट में भ्रमण कराने ले जाएं, बच्चों को आप वहाँ दिखाएं कैसे यूज होता है मार्केट में। तो उससे क्या होगा, वह आपको आप अपने दैनिक जीवन से उस विषय को जोड़ पाएगा। और जब इसीलिए जो आप सीटेट की बुक देखिए तो उसमें बाकायदा चित्र बने होते हैं, अच्छे अच्छे कलरफुल, और दैनिक जीवन की बातों से ही वहाँ चैप्टर को सिखाया जाता है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चों के बारे में कौन से कथन सही हैं? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। क्या? निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, या बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं? बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं? बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बच्चे समस्या समाधान प्राप्त करता होते हैं, दूसरा सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं, बच्चे यानी नन्हे वैज्ञानिक, ये कहा ही गया, ये भी सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, ये भी सही है। निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं बच्चे, क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो आपका क्या होगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ भी आपका राइट आंसर होगा। बच्चे में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि बच्चे में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। यानी बच्चे क्या करेंगे, अपने आप ही समझ जाएंगे पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना ही। माने हम प्रस्तावना वगैरह नहीं देंगे, हम डायरेक्ट नई बात पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपने प्रैक्टिस की होगी, जब आपने पढ़ाया होगा तो पुराने संप्रत्ययों को उसमें महत्व दिया जाता है। बच्चे क्या पूर्व ज्ञान है बच्चे के अंदर, वो भी बात की जाती है। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचार में बदलना, बच्चों को रटने के लिए हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जी हाँ, कई उदाहरण हम उन्हें देंगे उस पर। इससे क्या होगा, संप्रत्यात्मक विकास को उनके प्रोत्साहन मिलेगा। और दंड का उपयोग तो कभी करेंगे नहीं, तो ये वैसे ही निगेटिव हो जाएगा। याद रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड का एक वीडियो मैं आपको जल्दी बना के दूंगा, 15 तारीख को दूंगा, ताकि आप क्वेश्चन वहाँ पे ना गलत करें। आपने कम भी पढ़ा होगा तो आप एटलीस्ट पास हो जाएं, ताकि आने वाले वैकेंसीज पे आप ध्यान दे सकें। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। किस विद्यालय में किस वातावरण में बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं? जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं।
मतलब जहाँ उन्हें इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जहाँ उनके इमोशंस की पूर्ति होती है, उससे मेल खाता है, वहाँ पर पे ये जहाँ शिक्षक एक अधिकारी, देखिए यहाँ पे बात की जाए किसकी, शिक्षक केंद्रित की तो बात की ही नहीं गई, चाइल्ड सेंटर की बात की जाए तो ये गलत होगा। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, मतलब केवल लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान दिया जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है, देखिए हम चाइल्ड सेंटर की बात करते हैं तो क्या होगा, जहाँ बच्चों के संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उनके अनुभवों को मतलब वो महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, जहाँ पे उन पर ध्यान दिया जाएगा, ना कि यहाँ पर शिक्षक की बात की जाएगी। चाइल्ड सेंटर जहाँ पे होगा वह आपका राइट आंसर होगा। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है, यानी उसने कौवे को कौवा ना कहकर क्या कहा है, पक्षी कहा है। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित हैं, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे के अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास इसने बच्चे में कर लिया है। तो इसमें देखिए जो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, बच्चों की स्मृतियाँ पहले से भंडारित है। जी हाँ, क्योंकि बच्चे ने क्या किया, जो भी उड़ेगा उसे क्या कहेगा, बच्चा क्या कहेगा कि यह पक्षी है। तो बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, ये बात तो सत्य है। हाँ, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है कि जिसके 2 पंख हो गए, जो आसमान में उड़ेगा वह क्या होगा, पक्षी होगा। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो जी हाँ, बच्चे ने क्या किया है, कुछ उपकरणों का विकास तो कर लिया है भाषा के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर की तीनों होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखिए इसका माना कुछ भी गया हो, लेकिन आपका पेडागॉजी के हिसाब से जो राइट आंसर होगा वह फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों होगा, क्योंकि बच्चे के पास यहाँ देखिए भाषा तो है और शब्द भी, स्मृति पहले से भंडारित है बच्चे में कि हाँ ये सब पक्षी हैं। उसमें भले ही सेग्रीगेशन या सबको अलग करना नहीं जाने कि कौन कौवा है, कौन गौरैया है, कौन मैना है, लेकिन स्मृतियाँ उसके पास हैं कि यह पक्षी है या जानवर है या क्या है, यह स्मृति है। और अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरण का भी विकास उसके पास है। तो इसका राइट आंसर तीनों होगा। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, यानी इंटरनली वो मोटिवेट हो सके, ना कि एक्सटर्नल केवल। चलो इसे करने से पहले समाप्त कर लो, इसे करने से पहले समाप्त कर लो। क्या यह राइट होगा कि भीतरी प्रेरणा प्रोत्साहित हो सके, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो, दूसरे के जैसा बनाना होगा हमें। ऐसा होगा कि काम जल्दी पूरा करो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी, तो बच्चा क्या होगा, ये तो बाह्य रूप से प्रेरित होगा ना कि तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी, तुम काम जल्दी पूरा करोगे। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो ये क्या है, यह आपकी आंतरिक रूप से होगा, भीतरी प्रेरणा के रूप में प्रभावित करेगा बच्चों को। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। देख रहे हैं एक ही बार एक ही साल में 2-2 क्वेश्चन लगातार आ जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा हो सकता है आपके कहीं भी ऐसा हो, क्योंकि बहुत ही निश्चित और गिनती के टॉपिक से सीटेड क्वेश्चंस पुटअप उठाता है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता तो है नहीं। उनमें चिंता और डर पैदा करके, क्या उनमें चिंता और डर पैदा करेंगे, गलत हो जाएगा। प्रतियोगितात्मक परीक्षा, देखिए प्रतियोगितात्मक परीक्षा को हम महत्व नहीं देते हैं, ये भी आपका क्या गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, जी हाँ, जो इंडिविजुअल उनके गोल्स हैं उन्हें निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर उनमें आंतरिक रूप से प्रेरित कर सकते हैं। साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे नहीं, ये बाहरी होगी। आंतरिक क्या होगी, व्यक्तिगत लक्ष्य, इंडिविजुअल गोल्स जो होंगे उन्हें निर्धारित करने और उन्हें निपुणता पाने में हम उन्हें मदद कर सकते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, यानी प्रभावशाली जो शिक्षक होगा वह क्या करेगा प्रारंभिक कक्षा में, उसका क्या उद्देश्य होगा जिससे उत्प्रेरित कर सके सीखने के लिए, जिसमें वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जिज्ञासु की बात की गई है, सीखने के लिए बात की गई, पॉजिटिव है,
ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। रटकर याद करने की हम बात करेंगे नहीं, दंडात्मक की हम बात करते नहीं हैं, और परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सकें इसके लिए भी हम बात करते नहीं। ये सब क्या होगा, निगेटिव। तो याद रखिएगा पॉजिटिव निगेटिव से ही आप कम से कम 24 से 25 क्वेश्चन कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चन के लिए आपको थ्योरी मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर से भी आता है। तो मैं आपको बता दूँ, आपको कोई थ्योरी अगर ना आती हो तो बताइएगा, मैं अलग से पढ़ा दूंगा। वैन हिले वगैरह की थ्योरी मैं आपको जल्दी दे दूंगा, जिससे आप मैथ में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। सीडीपी देखिए आपकी अच्छी होगी, आपने काफ़ी पढ़ा हो। और आप बताइएगा आज आपके 60 में से कितने नंबर आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, मतलब कौन सा प्रभावशाली विद्यालय की बात करता है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन वो भी तुलनात्मक, वो भी निरंतर, तुरंत मतलब निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन हम करते ही नहीं। शारीरिक दंड भी निगेटिव है। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम सही होता है। प्रतियोगितात्मक परीक्षा हमेशा भी हम कक्षा में नहीं करेंगे। तो क्या होगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम यानी इंडिविजुअल लर्निंग की हम बात करते हैं यहाँ पे। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार से आगे बढ़ता है। देखिए सिर्फ पदाभिमुख की बात की गई, यानी जाहिर सी बात है सिर से पैर की तरफ की बात की गई है। किसमें, सिर से पैर की ओर बात की गई है। ये सिर पदोभिमुख होगा यहाँ पे। हिंदी ये देखिए कुछ भी लिख लेता है, इसलिए आप इंग्लिश का वर्ड याद कर लीजिएगा। ओके, सिर पदाभिमुख। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित से क्या होगा। भाषा विकास के लिए यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा क्या होगा। जन्म से पूर्व का समय, जन्म से पहले आप भाषा विकास कैसे करा देंगे बच्चे में, गलत है भाई साहब। मध्य बचपन का समय या वयस्कता का या प्रारंभिक बचपन का। तो प्रारंभिक बचपन का समय, अर्ली चाइल्डहुड जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाषा विकास के लिए, आपको सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, मतलब उसके माता पिता भी खिलाड़ी हैं और वह बच्ची भी प्रदर्शन करती है असाधारण, मतलब बहुत ही अच्छा, अपने सेम उम्र की लोगों से भी अच्छा प्रदर्शन करती है। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं उसके माता पिता, और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में से दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। आनुवांशिक और पर्यावरण, या वृद्धि और विकास, या स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, या अनुशासन और पौष्टिकता। तो जीन पियाजे के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या बात करेंगे, इसमें आपकी बात की गई है, आपकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात की गई है। इसमें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की बात की गई है। मतलब उसके अंदर देखिए अनुवांशिकी तो है ही, क्योंकि उसके माता पिता भी क्या हैं, खिलाड़ी हैं, और उसके अलावा उसे प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, यानी पर्यावरण रूप से भी उसे मजबूत बनाया जा रहा है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, अनुवांशिकी और पर्यावरण, इसका राइट आंसर ए होगा। मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों तरफ से उसे मजबूत बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक के रूप में है, कौन सा सामाजिकरण का गौण वाहक के रूप में है। परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और आस का पास पड़ोस, या विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, या परिवार और रिश्तेदार। देखिए जो गौड़ की बात की, यानी सेकेंडरी या प्राथमिक की नहीं, परिवार प्राथमिक होता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा नहीं। यहाँ पे भी परिवार है, यहाँ पे भी परिवार है, तो ये नहीं होगा। यानी विद्यालय क्या है, गौड़ है, और आसपास का पास पड़ोस, तो विद्यालय क्या है आपका, गौड़ होगा। यहाँ पे क्या होगा, विद्यालय आपका सेकेंडरी होता है, याद रखिएगा, सेकेंडरी आपका विद्यालय होगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। संतुलन, इक्विलिब्रियम है, या सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, या मानसिक प्रारूप, यानी स्कीमा होगा यहाँ पे बात की गई है, या उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन होगा। तो लेव वाइगोस्की की बात करते हैं तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया, यहाँ पे आपकी थ्योरी की बात की गई थी क्या, कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने दिया है, तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया की बात वो करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के लिए सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यह किस बात पर, मतलब बच्चे का यह दिया गया उत्तर किस पे निर्भर करेगा? किसके अनुसार कोलबर्ग के नैतिक विकास जो उन्होंने तर्क दिया है, स्टेजों के अनुसार कौन सी स्टेज है? दंड, आज्ञाकारिता, अनुकालन या सामाजिक संकुचन या अच्छा लड़की लड़का और एक कानून व्यवस्था की बात करता है। तो इसमें क्या होगा? सामाजिक संकुचन और अनुकूलन की। यदि आप ईमानदार होंगे तो गर्व होगा। तो ये क्या है? सामाजिक संकुचन अनुकूलन है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन प्याजे। देखिए जिन प्याजे वगैरह से वाइगोस्की वगैरह हो गए, इन सबसे काफ़ी क्वेश्चन आता है, 2-2, 3-3। इसके अलावा आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से आता है। देन आपका बात किया जाए तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बहुत क्वेश्चन आता है। तो जिन प्याजे के अनुसार अधिगम के निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण के लिए सक्रिय खोजबीन ये आवश्यक है, या वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, या ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन? तो सबसे अच्छा क्या होगा जिन प्याजे के अनुसार? शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जिन प्याजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय खोजबीन करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, सक्रिय खोजकर्ता होते हैं। जिन प्याजे के अनुसार प्रारूप। देखिए स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के स्वरूप घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। देखिए यहाँ क्या बात की गई है? स्कीमा के निर्माण की बात की गई है और वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन की भी बात की गई है यहाँ साथ साथ। तो यह किस में हो गया? समावेशन और समायोजन के रूप में होगा कि नवीन जानकारी में संशोधन क्या होता है? समावेशन होता है। नवीन जानकारी जो हम करेंगे इससे क्या संशोधन कर रहे हैं ना, तो समावेश करेंगे और क्या करेंगे कि नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन को क्या कहते हैं? समावेशन होता है। तो ये क्या होगा? समायोजन और समावेशन होगा। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहित करता है, नियामक है, समावेश को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो जाहिर सी बात है किस पे होता है? वह प्रगतिशील शिक्षा की बात की गई है। इसमें खोज को प्रोत्साहित करेगा शिक्षक, ऐसा वातावरण को देगा, या फिर क्या करेगा? नियामक होगा, समावेशन में हतोत्साहित करेगा, या आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो आवृत्ति को बढ़ावा देने वाला जो आपका वातावरण होगा वह अधिक सुगम बनाएगा। क्या होगा? आवृत्ति को बढ़ावा देता है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत सुझाता है कि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ क्या होंगी? विकसित होंगी। या फिर सेकंड है कि बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि यानी IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा तभी निर्धारित किया जा सकता है। ये शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करना चाहिए। यह क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? C होगा। शिक्षक को चाहिए कि जो विषय वस्तु होगा उसको वैकल्पिक विधियों से पढ़ाना चाहिए। और बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया है वहाँ पे जो बहुबुद्धि की बात की गई है, मल्टीपल बुद्धि की, इंटेलिजेंस की, उसमें क्या है? वह एक रूपरेखा के रूप में ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब वह खुद से बातचीत कर रही है।
जिन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करते हैं। जिन पियाजे इसे अहम केंद्रिता भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे की निजी भाषा के रूप में करेंगे। सी ऑप्शन है। जिन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया में बात करेंगे, तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया जो होती है उस पर बात कौन करते हैं? आपके लेव वाइगोत्स्की। लास्ट है, जिन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि लड़की क्या है 5 साल की है, टी-शर्ट को वो क्या कर रही है, तय कर रही है और अपने आप से बात कर रही है। प्राइवेट स्पीच की यहाँ बात होती है और लेव वाइगोत्स्की भी इसमें बात करते हैं, अहम केंद्रित की बात करते हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा। लिंग क्या है? लिंग क्या है? एक मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया था पिछली कक्षा में। क्या है? एक बायोलॉजिकल है, जैविक सत्ता है। क्या है? जैविक सत्ता है। तो ये आपके 60 क्वेश्चन थे। कितने 60 क्वेश्चन थे? आप बताइएगा कि आपके 60 में से कितने नंबर आए हैं। यही क्वेश्चन एज इट इज आपको देखने के मिलेंगे। सीटेट में फिर से रिवीजन होगा आपका। और आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों एंड बेस्ट ऑफ लक। आपने अपना एडमिट कार्ड अब तक डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप सीटेट की वेबसाइट पर जाकर CTET.nic.in से कर सकते हैं। जय हिंद।